हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। CUET PG मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में क्या होंगे, लगे होंगे। समय बहुत कम है, समय नज़दीक है बच्चों, घड़ी आने वाली है जिसके लिए हम लोगों ने इतना संघर्ष किया है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप अब कोई लापरवाही नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से अपनी सारी पढ़ाई कर रहे होंगे, फैक्ट को रिवाइज कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखे होंगे, ठीक है। जितनी भी क्रोनोलॉजिकल चीज़ें हैं IR से रिलेटेड वो आपने याद कर लिया होगा, ठीक है। ट्रीटीज़ आप याद कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो उसी क्रम में जैसा कि आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर IR के क्वेश्चंस करवाइए, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या किया हुआ है बच्चों, आज जो टॉप 50 हैं जिसमें हम पूरा रिवीजन IR का क्या कर लेंगे बच्चों, कर लेंगे अच्छे तरीके से। वो टॉप 50 MCQs हम लोग क्या करेंगे आज की इस क्लास में सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से पॉलिटिकल थियरी, कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक का हम लोग क्या करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल बिना विलंब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। और क्या करेंगे बच्चों कि आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे मालवी एकेडमी ऐप से, ठीक है, PDF को, और आप इसको रिवाइज भी करते रहेंगे। प्लस आप सभी सेशन को लाइक ज़रूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। तो पहली बात तो यही याद रखना है कि वेस्टफेलिया ट्रीटी कब होती है, 1648 में होती है। इट इंडेड द 30 ईयर वॉर्स, इंडेड द 30 ईयर्स वॉर, ये बात भी आपको याद रखना है बच्चों। और आपको क्या याद रखना है इससे रिलेटेड कि नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था ना वो इसी से आया था, ठीक है। जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है यहाँ से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है। और आप देखेंगे कि जो एलिमेंट ऑफ स्टेट हैं कि एक राज्य में क्या क्या एलिमेंट होना चाहिए, स्टेट में क्या क्या एलिमेंट होना चाहिए, वो बात भी इसमें आई कि भैया टेरिटरी होनी चाहिए, यानी कोई क्षेत्रफल होना चाहिए। उसके बाद उस टेरिटरी में पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है बच्चों। पॉपुलेशन के बाद आप देखेंगे कि भैया गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी सरकार होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे बच्चों कि सबसे लास्ट में क्या दिया है कि सॉवरेनिटी होनी चाहिए। ये बातें कहाँ से आई हैं, आपकी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से ही आई हैं। तो इतनी बात आपको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस था। तो देखिए इसमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। इट इंडेड द नेपोलियनिक वॉर, गलत बात है। इट मार्क द इमरजेंस ऑफ द मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नेशन स्टेट। तो भैया यही तो बताया अभी मैंने कि नेशन स्टेट की शुरुआत हुई और जब नेशन स्टेट आया तो यहीं से नेशन स्टेट के बीच में रिलेशंस स्टार्ट हुए, जिसको हमने क्या बोला बच्चों, इंटरनेशनल रिलेशंस बोला, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध बोला। तो आपको क्या याद रखना है भैया कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने क्या किया, नेशन स्टेट का जो है उद्भव एवं विकास किया। इसके अलावा लीग ऑफ नेशन कब स्टैब्लिश हुआ बच्चों, किसका आइडिया था, वुड्रो विल्सन का था, जो कि फ्लॉप हो जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो आपको पता ही है कि अमेरिका ने क्या किया बच्चा, जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया, बम गिरा करके खत्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट चेयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट चेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स इन 1919। तो यहां से पहले आपको क्या याद रखना है कि भैया जो फर्स्ट चेयर था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में स्टैब्लिश होता है। कब स्टैब्लिश होता है, 1919 में। क्वेश्चन से ही चीजें आप लोग निकालना स्टार्ट करिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन से जब आप चीजें निकालने लगोगे तो क्या होगा, आपको अच्छे तरीके से आने लगेगी। जैसे फर्स्ट चेयर यहाँ पर कब स्टैब्लिश हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में हुआ। कब हुआ, 1919 में हुआ, ठीक है। इसके आप देखेंगे बच्चों कि चेयरमैन कौन थे, पहले इसके चेयरमैन कौन थे भैया, वुड्रो विल्सन चेयर के। तो याद रखना है अल्फ्रेड जिमर्न थे। कौन थे, अल्फ्रेड जिमर्न थे। ये बात भी आपको याद रखनी है बच्चों। तो ये कब किया गया बच्चों, आप देखेंगे, ठीक है, कि भैया हु एस्टैब्लिश्ड,
तो वुड्रो विल्सन ने एस्टैब्लिश किया था। किसने बच्चों? वुड्रो विल्सन के द्वारा क्या किया गया? ये एस्टैब्लिश किया गया। वुड्रो विल्सन का आपको और क्या याद रखना है? 14 पॉइंट स्पीच याद रखना है। 14 पॉइंट स्पीच याद रखना है आपको, ये वुड्रो विल्सन का है, जिसमें इनका मेन मोटिव क्या था बच्चों? कलेक्टिव सिक्योरिटी था, कि भैया पूरे दुनिया में क्या करना है? सामूहिक सुरक्षा की बात किया इन्होंने, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात किया। ये बात भी आपको क्या रखना है बच्चों? अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट वाज द मेन आइडिया प्रपोज्ड बाय वुड्रो विल्सन इन हिज 14 पॉइंट स्पीच? जो मैंने आपको बताया कि वुड्रो विल्सन का 14 पॉइंट स्पीच प्रोग्राम था, ठीक है, उसमें उन्होंने सबसे मेन आइडिया कौन सा दिया था? तो भैया उनका मेन आइडिया क्या था? प्रमोशन ऑफ नेशनलिज्म नहीं था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, कि भैया सामूहिक सुरक्षा की स्थापना क्या था? इसका सबसे बड़ा गोल था। क्या था बच्चा? ये बैलेंस ऑफ पावर को खत्म करना चाहते थे। इनके अनुसार क्या था? बैलेंस ऑफ पावर को क्या करना है भैया? रिजेक्ट किया इन्होंने, ठीक है। तो याद रखेंगे, ही रिजेक्टेड बैलेंस ऑफ पावर। जो बैलेंस ऑफ पावर की थीसिस थी उसको क्या किया इन्होंने? रिजेक्ट करने का काम किया बच्चों, ठीक है। और आप देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा? सामूहिक सुरक्षा की बात की, कि कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट डज द टर्म बैलेंस ऑफ पावर रेफर टू इन इंटरनेशनल रिलेशंस? कि इंटरनेशनल रिलेशन में बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है? बच्चों, दो देश के बीच में जब संघर्ष होता है तो एक स्टेट कोई कमजोर होता है और एक स्टेट क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो जो एक देश कमजोर होगा वो क्या करेगा? स्ट्रांग जो उसका एनिमी है उससे लड़ने निपटने के लिए अपनी पावर को क्या करेगा बच्चों? बैलेंस करेगा, यानी अपनी पावर को वो बैलेंसिंग करेगा। कैसे? दो तरीके से, इंटरनल और एक्सटर्नल। बैलेंसिंग कितने तरीके से होती है बच्चों? दो तरीके से, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है? अपनी पावर को बढ़ाने के बारे में सोचेगा, गोला बारूद बढ़ाएगा अपनी। और एक्सटर्नल क्या है? ऐसे देशों के साथ मित्रता करेगा जो कि क्या है बच्चों? उनके साथ आए, ठीक है, और साथ में मिलकर के वो उस एनिमी कंट्री से क्या करें? युद्ध कर सकें। तो आप देखेंगे बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है बच्चों? याद रखना है, ठीक है, कि भैया द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वल सॉवरेनिटी नहीं है, मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन टू सुपर पावर, द आइडिया दैट मिलिट्री पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रिवेंट एनी वन स्टेट फ्रॉम डोमिनेटिंग, द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन नेशंस टू शेयर मिलिट्री टेक्नोलॉजी। आप देखेंगे बच्चों क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग गेस करेंगे अच्छे तरीके से, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा आपका द आइडिया दैट मिलिट्री पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रिवेंट एनी वन स्टेट फ्रॉम डोमिनेटिंग। ये क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हु इज एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ द रियलिस्ट थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस? यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत के उद्भव किससे जोड़ा गया है बच्चों? तो आप याद रखेंगे कि थुसीडाइड से जोड़ा गया है। किससे? थुसीडाइड से। इनका बच्चों हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर आपको याद रखना है, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक है। इसमें इन्होंने स्पार्टा और एथेंस की लड़ाई को बताया था, स्पार्टा और एथेंस की लड़ाई, जिसमें एथेंस की क्या होती है बच्चों? हार होती है। इसके अलावा इनकी और एक बुक है मेलियन डायलॉग, जिसको आपको क्या रखना है? अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द बिलियार्ड बॉल मॉडल रिप्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन? बिलियार्ड्स बॉल मॉडल का क्या महत्व है, क्या दर्शाता है? पहली बात तो आपको पता रहे बच्चों कि बिलियार्ड बॉल मॉडल क्या है बच्चों? आप देखेंगे कि ये एक रियलिस्ट मॉडल है, ठीक है। रियलिस्ट मॉडल कब का है बच्चों? तो जब कह सकते हैं वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जब वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था, जिसमें आपके 4-5 ग्रेट पावर हुआ करते थे, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, उसी को क्या किया है आपके अर्नोल्ड वॉल्फर ने, नाम याद रखिएगा क्या नाम था? अर्नोल्ड वॉल्फर। उन्होंने क्या किया है आपका? इसको दिया हुआ है आपके बिलियार्ड बॉल मॉडल को। इसमें क्या दर्शाया है इन्होंने बच्चों कि भैया किस तरीके से जो रोल ऑफ ग्रेट पावर है इन द पॉलिटिकल रिलेशंस, ठीक है। आप देखेंगे बच्चों कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोल ऑफ ग्रेट पावर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अकॉर्डिंग टू जॉन मियर साइमर,
द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ग्रेट पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन। पहली बात तो आपको मीयरसाइमर की बुक याद कर लेना है, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, यहां पर आपको कई चीजें याद करना है, जैसे बच्चों मॉर्गेनथाउ, अब रिवीजन कर लीजिए जल्दी जल्दी। मॉर्गेनथाउ की बुक का नाम क्या था? ठीक है, केनेथ वॉल्ड्स की बुक का नाम क्या था? केनेथ वॉल्ड्स की बुक का नाम क्या था? उसके बाद आप देखेंगे कि भैया आपके मीयरसाइमर का तो मैंने बता ही दिया है, यहाँ पर ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स था। E.H. कार की बुक का नाम क्या था? ठीक है, तो तीनों का आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो आप देखेंगे मॉर्गेनथाउ की बुक का नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। उसके बाद केनेथ वॉल्ड्स का क्या है? थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और इसके अलावा आप देखेंगे बच्चों कि E.H. कार क्या क्या है? 20 ईयर क्राइसिस, 20 ईयर क्राइसिस। ठीक है, तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू मेंटेन, टू मैक्सिमाइज द पावर। आपके जो मीयरसाइमर है उनको क्या कहा जाता है बच्चों? पावर मैक्सिमाइजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो वही क्या है भैया? सही है। पावर मैक्सिमाइजर में यही कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो वही क्या है? बेस्ट है। और आपके केनेथ वॉल्ड्स क्या हैं? ये आपके सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर हैं। ये क्या कहते हैं कि उतनी ही पावर होनी चाहिए जितनी क्या है? सिक्योरिटी के लिए आपके ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स व्हाट कॉन्सेप्ट केनेथ वॉल्ड्स इंट्रोड्यूस्ड, यानी केनेथ वॉल्ड ने कौन सा कॉन्सेप्ट बताया? नियो रियलिज्म, जिसको स्ट्रक्चरल नियलिज्म भी कहा जाता है। जब आपके मॉर्गेनथाउ आते हैं बच्चों तो वो क्या करते हैं? मॉर्गेनथाउ आपके इंडिविजुअल को प्राथमिकता देते हैं, यानी ह्यूमन नेचर पर आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बेस्ड करते हैं। लेकिन जब आपके केनेथ वॉल्ड आते हैं वो क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल नेचर पर कोई भी थियरी, साइंटिफिक थियरी बेस्ड नहीं हो सकती है, क्योंकि इंडिविजुअल नेचर कीप चेंजिंग। ठीक है, तो आप देखेंगे इन्होंने क्या कहा कि स्ट्रक्चर पर प्रभाव ज़्यादा देना चाहिए, यानी इन्होंने क्या किया? स्ट्रक्चर को ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आप देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम डिटरमाइंस द स्टेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इन द ट्रेजेडी ऑफ द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स What does John Mearsheimer predict about the future of international relation? उन्होंने जॉन मीयरसाइमर ने अंतरराष्ट्रीय संबंध के भविष्य के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? तो क्या किया था भैया? उन्होंने क्या कहा था कि भैया जो है उन्होंने कहा था आपका देयर विल बी एन एरा ऑफ ग्लोबल पीस एंड कॉपरेशन। ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो कौन से थिंकर हैं भैया? आप देखेंगे कि वो जो है आपके रियलिस्ट थिंकर हैं। तो किसकी बात करेंगे? द पावर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विल इंक्रीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करेंगे, इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात नहीं करेंगे। ग्रेट पावर विल कंटिन्यूसली कम्पीट फॉर डोमिनेंस, यानी हेजमनी की बात किया था इन्होंने। आप देखेंगे कि चाइना के बारे में बहुत बात किया था आपके जॉन मीयरसाइमर ने। उन्होंने कहा कि चाइना को अच्छे तरीके से कंटेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? अब क्या आ गया बच्चों? लिबरलिज्म आ गया। लिबरलिज्म का क्या बात है? कॉपरेशन की बात करता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि भैया ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी के साथ साथ आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी बात करता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात भी ये आपका कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा भैया? म्यूचुअल बेनिफिट एंड कॉपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कॉलर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द थियरी ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटीज, यानी सिक्योरिटी कम्युनिटीज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है बच्चों? तो आपको याद होगा कार्ल ड्यूस ने दिया है। इनका भैया बुक का नाम क्या है? नर्व्स ऑन गवर्नमेंट, नर्व्स ऑन गवर्नमेंट इनकी बुक का नाम है। इन्होंने सिक्योरिटी कम्युनिटीज का कॉन्सेप्ट दिया है कि जो स्टेट हैं अगर वो आपस में कॉपरेशन करना स्टार्ट कर दें और जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें बल्कि एक सिक्योरिटी कम्युनिटीज बनाएं, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनलिज्म इज ऑल्सो नोन एज, फंक्शनलिज्म किसका कॉन्सेप्ट है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, डेविड
मित्रानी का है, नाम याद रखना है। इन्होंने क्या कहा है कि भैया जो भी इशूज़ हों उनको दो पार्ट में बांट दीजिए, लो पॉलिटिक्स में यानी जिसमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम है या नहीं है, और फिर हाई पॉलिटिक्स में जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है देशों के बीच में। तो इन्होंने कहा पहले देशों को क्या करना चाहिए, लो पॉलिटिक्स में आपका कॉपरेशन करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, उनको हाई पॉलिटिक्स में कॉपरेशन करना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा है यानी टुकड़ों में, यानी पीस बाई पीसेज अप्रोच की इन्होंने बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग स्टेट वाज गिवन बाय, कि भैया व्यापारिक राज्य की अवधारणा किसने दी थी। तो आपको पता है बच्चों कि जो ट्रेडिंग स्टेट है वो किसने दिया है, आपके याद रखेंगे ट्रेडिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है बच्चों, कि भैया आपके थॉमस फ्रीडमैन ने दिया है। किसने दिया है बच्चों, ट्रेडिंग स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप देखेंगे, ठीक है, कि आपके थॉमस फ्रीडमैन ने गोल्डन आर्चेस थियरी दिया है बच्चों। थॉमस फ्रीडमैन ने कौन सी थियरी दिया है, गोल्डन आर्चेस थियरी। और आपका ट्रेडिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, रिचर्ड रोजेक्रांस ने दिया है। तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेमोक्रेटिक पीस थियरी सजेस्ट दैट, डेमोक्रेटिक पीस थियरी किसने दिया है, डीपीटी। तो भैया माइकल डॉयल ने दिया है। किसने, डॉयल ने दिया है, याद रखिएगा। और ये क्या कहता है कि भैया डेमोक्रेसीज लैक पब्लिक ओपिनियन, बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी फेवर पावर पॉलिटिक्स, बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसीज रेयरली गो टू वॉर विथ ईच अदर, ये क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा कि जो डेमोक्रेसीज हैं, जो आपके लोकतंत्र हैं, वो बहुत ही रेयरली क्या होते हैं, आपके युद्ध पर जाते हैं। ये बात किसने कहा है, आपके डेमोक्रेटिक पीस थियरी माइकल डॉयल ने बोला है। ठीक है, व्हाट इज द गोल्डन आर्चेस थियरी, गोल्डन आर्चेस थियरी आपके थॉमस फ्रीडमैन ने दिया है। ठीक है बच्चों, इसमें ये क्या कहते हैं, इसमें ये कहते हैं कि जो है कंट्रीज विथ मैकडोनाल्ड डू नॉट गो टू वॉर, यानी भैया जहाँ जहाँ आपका मैकडी बन गया, आप लोग भी बच्चों बर्गर पिज्ज़ा खाते होंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ मैकडी बन गया वहाँ वहाँ ये क्या कहते हैं भैया कि देश जो है वॉर पर नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग जो है वो मैकडी की लाइन में खड़ा होना पसंद करते हैं, ना कि युद्ध के मैदान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्स द पोस्ट कोल्ड वॉर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, यानी भैया कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सी अवधारणा शीत युद्ध के बाद आपस में जुड़ी हुई दुनिया को दर्शाती है। तो क्या होगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद क्या आता है बच्चों, ग्लोबलाइजेशन आता है, जहां पर देश क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करते हैं, और कॉपरेशन करते करते वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, या एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंस आ जाती है। ठीक है बच्चों, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक बाय फ्रांसिस फुकुयामा, फ्रांसिस फुकुयामा की कौन सी बुक है जो ये कहती है द ट्रिम्फ ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म एज द फाइनल स्टेज ऑफ सोसाइटल रेवोल्यूशन। आप देखेंगे बच्चों कौन सी बुक है फ्रांसिस फुकुयामा की जो कहती है कि लिबरलिज्म जीत गया है, एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है। तो भैया वो कौन सी बुक है, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। याद रखिएगा, कोल्ड वॉर के बाद फ्रांसिस फुकुयामा एकदम बिल्कुल आक्रोशित हो जाते हैं, एकदम जोश में आ जाते हैं और कहते हैं कि भैया अब तो हमने क्या किया, अब हमने कम्युनिज्म को भी हरा दिया है, अब क्या है भैया, लिबरलिज्म जो है जीत गया है, और अब सारी जो हिस्ट्री है उसका समापन हो गया है, और लिबरलिज्म क्या है वो विजेता हो गया है। ठीक है, आपको दो व्यक्तियों का नाम याद रखना है, फ्रांसिस फुकुयामा का एंड ऑफ हिस्ट्री है, और डेनियल बेल का एंड ऑफ आइडियोलॉजी है। डेनियल बेल का क्या है बच्चों, एंड ऑफ आइडियोलॉजी है। ये बात भी आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। हु ऑथर्ड परपेचुअल पीस विच लेड द फिलोसॉफिकल ग्राउंड वर्क फॉर द डेमोक्रेटिक पीस थियरी। परपेचुअल पीस किसकी थियरी है, किसके बुक है, इन्होंने ही क्या किया है बच्चों, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, इन्हीं का है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कौन है भैया,
आपके लिबरलिज्म के प्रिकर्सर हैं इमैनुअल कांट। ठीक है, परपेचुअल पीस थियरी किसकी है? आपके इमैनुअल कांट की है। इस बात को भी आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हेजमनी कॉपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी इज अ की वर्क सपोर्टिंग लिबरल इंस्टीट्यूशंस, हु रोट इट। यानी जैसे ही आपको लिबरल इंस्टीट्यूशंस की बात आए, आपको एक नाम याद आना चाहिए, रॉबर्ट कियोहान। रॉबर्ट कियोहान और जोसेफ नई, रॉबर्ट कियोहान एंड जोसेफ नई ने क्या किया है बच्चों? रॉबर्ट कियोहान एंड जोसेफ नई ने मिल करके बहुत ज़्यादा क्या किया है? काम किया है आपके, कह सकते हैं, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म में। जोसेफ नई की कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए। जैसे आपके जो जोसेफ नई हैं, इन्होंने क्या किया है बच्चों? इन्होंने सॉफ्ट पावर की बात की है, सॉफ्ट पावर। ठीक है, और इन्होंने स्मार्ट पावर की भी बात की है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये बात भी अच्छे तरीके से याद रखनी है। हम लोग क्या करेंगे? कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने का प्रयास हमारा रहेगा, जिससे कि समय भी कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या कर सकें? हम जान सकें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इवेंट इज नोन एज द फर्स्ट मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर। पहला जो मेजर इवेंट था आपके कोल्ड वॉर का, आपको याद रखना है। कोल्ड वॉर जो वर्ड था, किसने क्वाइन किया? बर्नार्ड बरूच ने। और आप देखेंगे इसको पॉपुलराइज किसने किया बच्चों? पॉपुलराइज करने का काम किया आपके वॉल्टर लिपमैन ने। किसने? वॉल्टर लिपमैन। आपको क्या याद रखना है बच्चों? आपके कोल्ड वॉर से रिलेटेड जितने भी इवेंट हैं उनको क्रोनोलॉजिकली आपको याद रखना है। अगर आप याद रख लेंगे तो मान के चलिए कि आपके 2 क्वेश्चन क्या होंगे? एकदम निसंदेह सही हो जाएंगे। ठीक है, तो भैया पहला कौन सा था इवेंट जो बड़ा था? बर्लिन ब्लॉकेड एंड एयरलिफ्ट। और आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट एंड लास्ट इवेंट था। ठीक है, इवेंट ऑफ यूरोप इन कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का आप देखेंगे यूरोप में पहला और लास्ट कोई इवेंट था। इसके बाद यूरोप में कुछ भी कोल्ड वॉर से रिलेटेड नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द कोल्ड वॉर आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट वॉज बिटवीन। आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था बच्चों कौन कौन सी आइडियोलॉजी के बीच में? आपका कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में। यानी आप देखेंगे जो लिबरल आइडियोलॉजी थी वो और जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी वो, इन दोनों के बीच में क्या था? आपका कोल्ड वॉर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्शल प्लान। आपको पता है बच्चों कि जो है, जब कह सकते हैं कि भैया आपका ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो आती है, ठीक है, जब ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आती है बच्चा, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, तो उसमें 2 बातें की जाती हैं। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की आप देखेंगे कि इसके लिए कौन आपको फैक्स भेजता है वो भी याद रखना पड़ेगा आपको। तो मिस्टर एक्स का फैक्स आता है, और मिस्टर एक्स कौन थे? जॉर्ज एफ केनन कौन थे? मिस्टर एक्स थे। ये आपके उस टाइम पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे ट्रूमैन, उनको फैक्स करके भेजते हैं भैया अब कम्युनिज्म को क्या करना है? कंटेन करना है, क्योंकि कम्युनिज्म आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। तो भैया ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में 2 बातें की जाती हैं। एक तो कंटेनमेंट ऑफ यूएसएसआर, और दूसरी बात क्या होती है भैया? मार्शल प्लान। मार्शल प्लान को क्या कहा जाता है बच्चों? और मार्शल प्लान को यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम भी कहा जाता है बच्चों। इसके थ्रू क्या है आप याद रखेंगे, इसके थ्रू क्या किया जाता है? यूरोपियन रिकवरी प्लान के थ्रू आप देखेंगे कि जो आपके यूरोप के स्टेट हैं, ठीक है, जो कंट्रीज हैं, जो वर्ल्ड वार 2 में क्या हैं? बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी यूरोपियन कंट्रीज, उनको रीस्ट्रक्चर करने का, यानी उनको इकोनॉमिक एड यानी फाइनेंशियल मदद करने की बात की जाती है। यूएसए कहता है कि हम भैया आपको पैसे देंगे, आप अपनी इकोनॉमी को क्या करो? फिर से दुरुस्त करो। बस शर्त यही थी कि भैया उनको क्या करना है? यूएस के साथ रहना है। ठीक है, कम्युनिज्म में नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्साओ पैक्ट
वॉज एस्टेब्लिश्ड इन रिस्पॉन्स टू। आप देखेंगे वर्साओ पैक्ट फॉर्मेशन ऑफ नाटो के खिलाफ आया। नाटो का गठन कब होता है? 1949 में होता है। वर्साओ पैक्ट कब बनता है आपका? 1955 में बनता है। दोनों मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस थे। वर्साओ पैक्ट किसका था? आपके यूएसएसआर का था। और नेटो किसका था? आपके यूएसए का था। इतनी बातें आपको क्या रखनी है बच्चों? इससे याद रखनी है। आपका रिवीजन एकदम परफेक्ट होगा, इसकी गारंटी ले रहा हूं मैं। पूरा आईआर आपको आज रिवाइज हो जाएगा और आप देख भी रहे होंगे कितनी बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन बच्चों हो रहा है कम समय में। ठीक है। द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट वॉज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय, मैंने बताया आपको कौन लेके आया था बच्चों? जॉर्ज एफ केनन। ठीक है, जॉर्ज एफ केनन ने क्या किया था? ये फॉर्मुलेट किया था। आपके जो ट्रूमैन थे उनको क्या किया था? इन्होंने भेजने का काम किया था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट ट्रिगर्ड द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब होती है? 1962 में होती है। ठीक है, इस पर एक बुक लिखी गई है, एसेंस ऑफ डिसीजन। एसेंस ऑफ डिसीजन, ठीक है, किसकी बुक है बच्चों? ग्राहम एलिसन की बुक है। किसकी? ग्राहम एलिसन की। ठीक है, ग्राहम एलिसन की बुक है। ठीक है, आप देखेंगे कब क्यों होता है आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यों होता है भैया? जो यूएसए होता है वो जो क्यूबा जो कि फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में होता है उसकी गवर्नमेंट को टॉपल करने का प्रयास करते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? बे ऑफ पिग्स इन्वेजन। 1961 में क्या होता है? बे ऑफ पिग्स इन्वेजन होता है, यानी जो फिदेल कास्ट्रो की सरकार थी क्यूबा में उसको यूएसए गिराने का प्रयास करता है। फिदेल कास्ट्रो को गुस्सा आ जाता है, वो यूएसएसआर से संपर्क करते हैं, वहां से मिसाइल लेकर के आते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल, और यूएसए की तरफ क्या करते हैं? उसको बिल्कुल लगा देते हैं। इससे यूएसए क्या हो जाता है? बिल्कुल डर जाता है और वो फौरन डिप्लोमेसी की तरफ क्या हो जाता है? आ जाता है, बातचीत करता है। और आप देखेंगे बच्चों कि जो एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता था यूएसए को, उससे वो बचता है। तो क्या होगा बच्चों? आप देखेंगे कि भैया क्या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था बच्चों? आप देखेंगे कि भैया बे ऑफ पिग्स इन्वेजन, जो कि कब होता है आपका? 1961 में क्या होता है? फिदेल कास्ट्रो की सरकार को गिराने का प्रयास किया जाता है। व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ द हेलसिंकी अकॉर्ड? पहले तो ये याद कर लीजिए कि हेलसिंकी अकॉर्ड 1975 में होता है। इसका मेन उद्देश्य क्या था बच्चों? इसका उद्देश्य था कि भैया रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशंस थ्रू कॉपरेशन। यानी आपका जो हेलसिंकी अकॉर्ड है वो किस फेज में होता है? दितेंते फेज में होता है। दितेंते फेज का कब से कब तक था? 1969 से 79 तक था बच्चों। कहीं कहीं ये 1962 से 79 तक भी माना जाता है। तो इस बीच में दोनों देशों के बीच में, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कॉपरेशन हो रहा था। ठीक है, दोनों आपसी क्या कर रहे थे भैया? सहयोग की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उसी समय हेलसिंकी अकॉर्ड होता है। हेलसिंकी अकॉर्ड में क्या कहा जाता है कि यूरोप में जो स्थिति है उसको यथास्थिति मेंटेन किया जाएगा। यानी वेस्टर्न यूरोप किसके कंट्रोल में था? यूएसए के। तो वो यूएसए की तरफ ही रहेगा। यूएसए ईस्टर्न यूरोप की तरफ नहीं बढ़ेगा और ना ही आपका यूएसएसआर वेस्टर्न की तरफ बढ़ेगा। यानी यूएसएसआर ईस्टर्न के साथ रहेगा और यूएस वेस्टर्न के साथ रहेगा। कोई किसी की तरफ दूसरी तरफ अग्रेशन नहीं दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल बिगेन इन विच ईयर? यानी बर्लिन वॉल का कंस्ट्रक्शन किस ईयर में स्टार्ट हुआ? तो आप देखेंगे 1961 में बर्लिन वॉल क्या होती है बच्चा? बनती है। आपको याद रखना है कि भैया इसके पहले विंस्टन चर्चिल क्या करते हैं? विंस्टन चर्चिल आप देखेंगे इसको पहले ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, विंस्टन चर्चिल पहले ही बता देते हैं कि भैया ऐसा कुछ होने वाला था। ठीक है, और वो अंततः क्या होता है बच्चों? होता भी है। ठीक है, What was the main cause of the first India Pakistan war? यानी पहला जो भारत पाकिस्तान का वॉर होता है उसका मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों उसका मुख्य कारण था टेरिटोरियल डिस्प्यूट। ठीक है, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के इशू पर क्या होता है? जम्मू कश्मीर का इशू जो होता है उस इशू पर क्या होता है? आपका पहला इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि भैया राजा हरि सिंह क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं, यानी इंडिया में शामिल होते हैं। उसके बाद भारतीय सेना क्या करती है भैया?
पूरी तरीके से मुंहतोड़ पाकिस्तान को जवाब देती है और युद्ध को जीतने का काम करती है। विच एग्रीमेंट वॉज साइंड इन 1966 टू रीस्टोर रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको पता है कि सेकेंड वॉर इंडिया पाकिस्तान का कब होता है? 1965 में होता है। पीएम कौन होता है उस समय? लाल बहादुर शास्त्री जी होते हैं। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना क्या करती है? बहुत बुरी तरीके से आपके पाकिस्तान को पटखनी देती है और लाहौर तक भारतीय सेना का राज होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि यूएसएसआर की अगुवाई में आप देखेंगे कि भैया ताशकंद एग्रीमेंट होता है, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर होता है। और आपको पता होना चाहिए कि इसी एग्रीमेंट को करने के अगले दिन आपके लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी तरीके से क्या होती है? मौत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1971 का युद्ध था उसका आउटकम क्या होता है, यानी उसका परिणाम क्या होता है? तो आप देखेंगे बच्चों कि भैया क्या हो जाता है कि आप देखेंगे कि जो है इंडिया का जो है कह सकते हैं कि जो है नो चेंज इन टेरिटोरियल कंट्रोल, इंडिपेंडेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश, ये हो जाता है बच्चों। ठीक है, यानी बांग्लादेश का क्या होता है? 1971 के वॉर के बाद गठन होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 एम्फेसाइज? यानी जो आपका थर्ड वॉर होता है, थर्ड इंडो पाक वॉर जो होता है आपका, थर्ड इंडो पाक वॉर, उसमें क्या होता है? उसमें भी इंडिया बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराता है। उसके 90,000 से ज़्यादा सैनिक को सरेंडर करना पड़ता है और उसके बाद शिमला समझौता होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है बच्चों? आप देखेंगे पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स की बात की जाती है कि हम विवादों का क्या करेंगे? शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करेंगे। ठीक है, विच ग्लेशियर इज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? कौन सा ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है बच्चों? तो वो सियाचिन ग्लेशियर है, जिसको भारत ने ऑपरेशन मेघदूत, याद रखिएगा बच्चों, ऑपरेशन मेघदूत के तहत 1984 में क्या किया है? अपने कब्जे में किया था। यानी जब उसको पता चला कि पाकिस्तान उस पर कंट्रोल करना चाहता है तो भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत 1984 में सियाचिन पर अपना क्या किया? कंट्रोल स्थापित किया। What is the सर क्रीक डिस्प्यूट अबाउट? सर क्रीक डिस्प्यूट किससे रिलेटेड है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूटेड लाइन है। ठीक है, और ये क्या है? आप देखेंगे बच्चों, मैरीटाइम बाउंड्री, यानी सामुद्रिक सीमा के का क्या है? एक ये डिस्प्यूट है। ठीक है, इस बात को भी आप अच्छे तरीके से बच्चों याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच ट्रीटी गवर्न्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान के बीच जल नियंत्रण को कौन सी संधि नियंत्रित करती है? तो आंसर क्या होगा आपका बच्चों? इंडस वाटर ट्रीटी, यानी सिंधु जल समझौता, जो कि कब होता है? 1960 में होता है। वर्ल्ड बैंक की अगुवाई में होता है बच्चों। किसकी अगुवाई में? वर्ल्ड बैंक की अगुवाई में होता है। और आप देखेंगे कि इंडिया के पास कंट्रोल कौन सी रिवर का आता है? तो भैया आप देखेंगे रवि, ब्यास और सतलज का पानी क्या है? आप देखेंगे इंडिया को दिया जाता है। ठीक है, इंडस, चेनाब और झेलम, इंडस, चेनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान के कंट्रोल में आता है। इतनी बात आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। द पंचशील एग्रीमेंट ऑफ 1954 इंक्लूडेड हाउ मेनी प्रिंसिपल? पंचशील है, 5 है, तो यानी भैया 5 प्रिंसिपल थे। किनके किनके बीच साइन हुआ था? इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया की तरफ से कौन था? पंडित नेहरू थे। ठीक है, और उधर से कौन था? चांग काई शेक थे। ठीक है, चांग काई शेक। ठीक है, आप देखेंगे चाइना के कौन थे? चांग काई शेक थे, और इधर से कौन था? पंडित नेहरू थे। ठीक है, इसमें 5 प्रिंसिपल्स पर साइन किया गया। भैया हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करेंगे। ठीक है, इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बट आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब दलाई लामा भारत आ जाते हैं, तिब्बत इशू होता है। ठीक है, उसके बाद रिश्तों में खटास आती है और हमारा 1962 में
क्या होता है, चाइना से वॉर होता है बच्चों। ठीक है, द इंडिया चाइना वॉर अकर्ड इन विच ईयर, तो भैया 1962 में होता है, मैंने बताया, जिसमें इंडिया क्या होता है बच्चा, बुरी तरीके से पराजित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द वुहान समिट। ठीक है, आप देखेंगे बच्चों वुहान समिट का जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कि हमारे और चाइना के रिश्तों में क्या है बच्चों, विश्वास की कमी है, ना वो हम पर विश्वास कर पाता है और ना हम उस पर विश्वास कर पाते हैं। तो विश्वास को बढ़ाने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर आप देखेंगे कि क्या किया गया है, हमारा कह सकते हैं कि वुहान समिट, और आप देखेंगे मललापुरम। ठीक है, तमिलनाडु में मललापुरम में क्या है, आप देखेंगे तमिलनाडु में भी क्या किया गया है बच्चों, आपका समिट ये किया गया है, दो जगह पर, एक वुहान में और एक तमिलनाडु में ममलापुरम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 38, विच कंट्री इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है, तो आपको याद रहे बच्चों कि दूसरा हमारा कौन सा है, चाइना है। ठीक है, इस बात को आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, हमारा सबसे बड़ा जो है वो यूएसए है, उसके बाद हमारा कौन सा है भैया, चाइना है। व्हाट इज द स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी, यानी पल्स की माला क्या है, तो आप देखेंगे ये एक नेवल पॉलिसी है। ठीक है, आप देखेंगे चाइना क्या करना चाहता है, भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है, वो जो भारत के आसपास के देश हैं उनमें अपनी प्रेजेंस मजबूत कर रहा है, अपने नेवल बेसेस बना रहा है। ठीक है, जिससे कि कभी ज़रूरत पड़े तो भारत में चारों तरफ से क्या कर सके बच्चा, उसको घेर सके, और जो भारत का आधिपत्य है इंडियन ओशियन में उसको भी क्या करने के लिए, वो काउंटर करने के लिए ये पॉलिसी आपका लेकर के आया है। तो आप क्या देखेंगे, चाइनाज नेटवर्क ऑफ नेवल बेसेस, इसको क्या कहा गया है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। इसके अपोजिट में हमने क्या दिया है बच्चों, डायमंड नेकलेस पॉलिसी। ठीक है, डायमंड नेकलेस पॉलिसी हमने भी अपनाई है, हम क्या कर रहे हैं, चाइना को कंटेन करने के लिए अपनी इस पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज काउंटर स्ट्रेटजी टू द स्ट्रिंग ऑफ पल्स इज कॉल्ड, यानी पल्स की माला रणनीति के खिलाफ भारत की रणनीति क्या कहलाती है, तो नेकलेस ऑफ डायमंड। हम क्या कर रहे हैं, चाइना को नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी के तहत क्या कर रहे हैं बच्चों, कंटेन करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए इन 2008, 2008 में भारत और अमेरिका के बीच कौन सा समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, तो आप देखेंगे भारत और यूएसए के बीच 2008 में क्या होता है बच्चों, सिविल न्यूक्लियर डील होती है, जिसको आप 123 डील भी कहते हैं। ठीक है, यानी इसको 123 डील भी कहा जाता है और सिविल न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे बच्चों 2008 में क्या हुआ, भारत और यूएसए के बीच सिविल न्यूक्लियर डील साइन होती है, जिसकी शुरुआत आप देखेंगे 2005 के अराउंड ही हो गई थी। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं बच्चों, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, आप अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहें, और जितना मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने करवाया है, वो सब कुछ आपको रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, आईआर में क्या इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो रियलिज्म लिबरलिज्म आपको बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी पता हो, सबकी बुक्स याद रखना है आपको। उसके अलावा आप जब कोल्ड वॉर में आएंगे तो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इवेंट्स आपको क्रोनोलॉजिकली क्या होने चाहिए बच्चों, याद होने चाहिए। ठीक है, कि कब कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। फिर आपका नैम हो गया, यूएन हो गया, सार्क हो गया, ईयू हो गया, आसियान हो गया, इन सब का कब ईयर है फाउंडेशन का, कहाँ हेडक्वार्टर है, कितने देश हैं, कौन कौन सी समिट हुई है, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान और इंडिया यूएसए के जो रिलेशन की मेन बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं, आपको क्या रखना है उसको भी याद रखना है बच्चों। ठीक है, जैसे सिविल न्यूक्लियर डील कब हुई, 2008 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोवा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूएसए के साथ 3 जो एग्रीमेंट हुए हैं वो कब हुए हैं, लेमोवा और आपका कॉमकासा और आपका क्या हुआ है बच्चों, बीका। ये पूछा जाता है, तीनों एग्रीमेंट का ईयर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेमोवा कब हुआ है, 2016 में, कहीं कहीं 2017 भी दिखाता है, बट आप
2016 ही मानेंगे। 17 भी अगर ऑप्शन में है, 16 नहीं है तो आप 17 को टिक कर देंगे। कॉमकासा कब होता है? 2018 में होता है। और आपका बीका कब होता है बच्चों? 2020 में होता है। ये तीनों एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों आपको याद होने चाहिए। तो क्या होता है बच्चा? इट फैसिलिटेट मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट, सैन्य रसद सहायता को सुविधाजनक बनाता है आपका लेमोवा। नेक्स्ट, क्वाड का क्या मतलब है बच्चों? क्वाड आप देखेंगे इंडो पैसिफिक में जो इस समय इतना तेजी से इंडो पैसिफिक का क्या है बच्चों? रेलिवेंस बढ़ा है। जो आपका इंडो पैसिफिक जोन है, जो इंडो पैसिफिक है, उसका रेलिवेंस बहुत बढ़ा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि चाइना बहुत तेजी से ग्रोथ भी कर रहा है। तो चाइना को कंट्रोल करने और इंडो पैसिफिक में धाक जमाने के लिए एक 4 देशों का क्वाड का समूह क्या है आप देखेंगे बनाया गया है। ठीक है, उस क्वाड के देशों में कौन कौन से देश हैं पहले तो आपको ये याद रखना है, क्वाड में कौन कौन से देश हैं। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से देश हैं भैया? इंडिया है, ठीक है, यूएसए है, और आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया है, और आपका कौन है? यूके है, ये जापान है। ठीक है, कौन है भैया? जापान है। ये आपके इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये आप देखेंगे क्वाड के क्या हैं? मेंबर्स हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? क्वाड का मतलब क्या है बच्चों? कि जो है आप देखेंगे, ठीक है, एंड इनफॉर्मल ग्रुपिंग ऑफ 4 कंट्रीज। ठीक है, कोई ये मिलिट्री अलायंस नहीं है बच्चों, 4 देशों का अनौपचारिक समूह है। ठीक है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द यूएस इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन द इंडिया इन 1974? आपको पता है बच्चों कि यूएसए 1974 में और 1998, 99 में 2 बार सैंक्शन लगाता है। और दोनों बार क्या है भैया? जब हम परमाणु की जो है आप देखेंगे पोखरण 1, जब हम पहली बार पोखरण में जो है एटॉमिक बॉम्ब का परीक्षण करते हैं तब, और जब पोखरण 2 होता है तब भी। ठीक है, आप देखेंगे दोनों बार यूएसए क्या करता है? हम पर जो है कह सकते हैं वो लगाता है, सैंक्शंस लगाता है, आर्थिक प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। 1974 को क्या कहा जाता है बच्चों? कह सकते हैं कि आपका स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए? कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच की जाती है? भारत और अमेरिका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास किया जाता है? तो आप देखेंगे युद्ध अभ्यास ये भी होता है, मालाबार ये भी होता है, रिम्पैक ये भी होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नैम फाउंडेड? तो बच्चों नैम की पहली समिट कब होती है? 1961 में होती है। और वही क्या माना जाता है? इसका फाउंडेशन ईयर भी माना जाता है। ठीक है, कहां पर होती है बच्चों? बेलग्रेड में होती है 1961 में। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। नैम क्या होता है बच्चा? नॉन अलाइंड मूवमेंट है, जो कि आप देखेंगे कि जब दुनिया कोल्ड वॉर के टाइम पर 2 धुर में बट गई थी, यानी 2 ग्रुप हो गया था, 2 सुपर पावर यूएसए और यूएसएसआर की तरफ, तो ये जो नई अभी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिनको देशों को आज़ादी मिली थी, जो अपनी इंडिपेंडेंस को खोना नहीं चाहते थे, इन्होंने एक नया अपना इंडिपेंडेंट रहने का एक ग्रुपिंग बनाया कि हम सभी क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। हम कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, ठीक है, में ना तो यूएसए की तरफ रहेंगे ना यूएसएसआर की तरफ रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो वो क्या था? आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट था 1961 बेलग्रेड। ठीक है, आप देखेंगे बच्चों कि इसमें न्यू NIEO की भी मांग की गई थी 4th आपके नैम समिट में। ठीक है, जो कि कहाँ हुई थी? अल्जीरिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? अल्जीरिया में 1973 में मांग की गई थी। और 1974 में आप देखेंगे कि ऑफिशियली इसकी मांग की गई। ठीक है, व्हेन वाज सार्क इस्टेब्लिश्ड? सार्क इस्टेब्लिश किया जाता है आपका 1885 में। टोटल कितने कंट्रीज हैं? 8 कंट्रीज हैं, जिसमें से आप देखेंगे 7 फाउंडर थे। ठीक है, और अफगानिस्तान क्या है? आप देखेंगे बच्चों कि अफगानिस्तान आपका 2007 में क्या होता है? वो ज्वाइन होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है बच्चों? काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। तो आंसर क्या हो जाएगा?
1985। ठीक है, यहां पर क्या कर लेंगे 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द यूएन फाउंडेड? तो बच्चों यूनाइटेड नेशन 1945 में फाउंड होता है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस से, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस से। ठीक है, आप देखेंगे बच्चों कि यूनाइटेड नेशन, जो लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था, तो उसकी जगह पर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश किया जाता है रूजवेल्ट के प्रयासों से। रूजवेल्ट कौन थे? आपके यूएस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, यानी विश्व में क्या करने के लिए बच्चों? कॉपरेशन के लिए। ठीक है, पीस के लिए, कि विश्व में क्या रहे? पीस रहे, शांति रहे। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप देखेंगे कि भैया यूनाइटेड नेशन फाउंड किया जाता है। आसियान कब बनता है बच्चों? तो 1967 में बनता है बैंकॉक डिक्लेरेशन से। ठीक है, बैंकॉक, ठीक है, याद रखेंगे 1967 में आसियान क्या होता है? फाउंड होता है। 10 कंट्रीज हैं इसमें। ठीक है, 10 कंट्रीज हैं, और इसको क्या देखा जाता है बच्चों? काउंटर टू चाइना। इसको आपका यूएसए भी, इंडिया भी चाइना को कंटेन करने के लिए क्या करता है? आपका देखता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। 10 कंट्रीज़ के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आसियान का जो हेडक्वार्टर है, जो उसका हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है बच्चों? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। कहाँ पर? जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। ठीक है, इस बात को भी आपको क्या रखना है बच्चों? याद रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है आपका बच्चों? ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। कब इस्टेब्लिश्ड होता है? 1993 में। ईयू आपका मास्ट्रिक्ट ट्रीटी से, किससे बच्चों? मास्ट्रिक्ट ट्रीटी से आपका 1993 में क्या होता है बच्चों? ये इस्टेब्लिश्ड होता है। टोटल 27 कंट्रीज हैं। ठीक है, टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 27 कंट्रीज हैं। ठीक है, ब्रसल्स में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? ब्रसल्स में। और ब्रिटेन इससे कब निकला था, जिसको ब्रेग्जिट कहते हैं? ब्रिटेन का आपके ईयू से निकलने को ब्रेग्जिट कहते हैं। वो आपका हुआ है बच्चों जनवरी 1920 में, 2020 में। ठीक है, जनवरी 2020 में क्या हुआ है? आपका ब्रेग्जिट हुआ है, जिसका जो प्रोसेस है वो 2016 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन फाइनली कब होता है? 31 जनवरी 2020 को ये जा करके कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको ये सारी बातें, इनका कॉमन वीज़ा है, सेकेंड वीज़ा, कॉमन करेंसी है यूरो, ये बात भी आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो ये क्या था बच्चों? आपके आईआर के सभी जितना सिलेबस में है उनसे रिलेटेड आप देखेंगे कि पूरा अच्छे तरीके से हमने 50 क्वेश्चन को क्या किया बच्चों? 50 मिनट में करने का जो है, जो हमने वादा किया था, 50 क्वेश्चंस इन 50 मिनट्स, डिटेल में अच्छे तरीके से उसको क्या किया? हमने किया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक में, वो क्या होगा? आपका पॉलिटिकल थियरी होगा। ठीक है बच्चों, थियरी के क्वेश्चंस करेंगे, और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि भैया हम आईजीपी का भी इसी तरीके से क्या करेंगे? वीडियोस लेकर के आएंगे, जहां पर हम आपको कम समय में क्या करेंगे? पूरा रिवीजन करवाएंगे यूनिट का, जिससे कि आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो सके। आप सभी इसको डाउनलोड करेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। जितने फैक्चुअल डेटा हैं, जो मैंने आपको बोला है, याद रखना है। ठीक है, रियलिज्म लिबरलिज्म की थियरी आपको याद रहे, कोल्ड वॉर के आपको इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली याद रहने चाहिए। उसके अलावा नैम, सार्क, आसियान, ईयू, इन सब का ईयर, कहाँ पर हेडक्वार्टर है, कौन सी समिट्स हुई हैं, ठीक है, कौन सी ट्रीटी से आया है, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको बच्चों देखेंगे इंडिया पाकिस्तान और इंडिया आपका यूएसए, इंडिया आपका कह सकते हैं चीन, इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं, जो समिट्स हुई हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, जो उनका हिस्टोरिकल टाइज रहा है, कैसा संबंध रहा है, वो सारी चीज़ों को क्या करेंगे आप? अच्छे तरीके से बच्चों तैयार कर लेंगे। ठीक है, और पैनिक नहीं करेंगे, समय नज़दीक आ रहा है। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ पूरी तरीके से, घबराएं नहीं, अपने आप पर भरोसा रखें। अभी हम बहुत रिवीजन करेंगे बच्चों। ठीक है, और आपको क्या करना है? सिर्फ पढ़ते रहना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, परेशान होने से आप पैनिक करेंगे, और पैनिक करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप अच्छे तरीके से क्या करें बच्चों? पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें।
क्योंकि अगर भैया अंतिम समय में आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया और 2-4 दिन भी पढ़ाई आपकी तबीयत की वजह से गड़बड़ हो गई तो भैया वो फिर कंपनसेट आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाहर की चीज़ें अभी ना खाएं, घर का शुद्ध खाना खाएं, ख्याल रखें अपना, पढ़ाई करें, रिवीजन करते रहें बच्चों, ठीक है। और आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जितनी मैंने पढ़ाई हैं वो करते रहें, टेस्ट देते रहें। मैंने बहुत सारे आपको टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए हैं मालवी एकेडमी ऐप पर। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जा करके मालवी एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पर टेस्ट दें, नोट्स को PDF के फॉर्म में है उसको आप क्या करें, डाउनलोड करें और अपना ख्याल रखें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों।